पहला कदम सीजन 4 में आपका स्वागत है एक बार फिर। और आज हम हैं पंजाब के शहर लुधियाना में। यहाँ के दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हम आ चुके हैं। और सबसे पहले स्वागत है लुधियाना के तमाम दर्शकों का। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपका परिचय हमारे एक्सपर्ट से कराते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अरुण ठुकराल साहब, जिनसे आप लोग परिचित हैं। ये ना केवल एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एमडी और सीईओ हैं, बल्कि योगी ऑन दलाल स्ट्रीट इनकी एक बेस्ट सेलिंग बुक है जो इन्होंने योग के आधार पे निवेश के गुर सिखाए हैं और उसके लेखक हैं। तो ये उनका एक और परिचय है इन दिनों। और साथ ही हमारे साथ मुनीश सभरवाल साहब हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के और नॉर्थ जोन के हेड भी हैं। तो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब ये खास तौर से आपको देंगे। स्वागत है आप दोनों का ही। लोगों के सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल जो मेरे दिमाग में है मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ। हम इन दिनों जब भी तमाम लोगों से बात कर रहे हैं तो एक ही बात ठुकराल साहब सबकी आती है कि बाज़ार तो 11,000 के ऊपर गया, अभी आपने उसको सेलिब्रेट भी किया, बजट भी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा आया, क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो पोर्टफोलियो है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो हमने खुद का बनाया हुआ पोर्टफोलियो हो, वहाँ पे तो रिटर्न अभी भी अच्छे नहीं आ रहे। हो क्या रहा है? वही हो रहा है कि अगर आप देखें 2017 में तो मिड कैप और स्मॉल कैप कुछ 40% और 60% ऊपर गए थे, और 2018 में मिड कैप कुछ 14% नीचे आया और स्मॉल कैप 28% नीचे आया। यही एक वजह है क्योंकि हम ज़्यादातर इन्वेस्टर से जब मिलते हैं उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारा मिड कैप और स्मॉल कैप होता है। हालांकि सेंसेक्स अच्छा किया है, कुछ ब्लू चिप कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, शायद इसी का नाम स्टॉक मार्केट है और वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में रहता है, ऊपर नीचे जो मार्केट करेगी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो लोगों ने वेल्थ क्रिएट की है, ये तो सब लोग ही मानते हैं। ये बात तो सही है। तो सभरवाल साहब, आपके सामने भी ये इश्यूज आते होंगे, लोग शिकायत करते होंगे कि भाई हम तो देख रहे हैं टीवी पे नया हाई बन रहा है मार्केट में और आपने ये म्यूचुअल फंड हमें दिया है, इसमें तो रिटर्न नहीं आया। आप कैसे जवाब देते हैं और क्या कोई स्ट्रैटेजी है इस तरह के बाजार में, फिर पैसे कहाँ लगाएं? म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं दैट इज़ नॉट फॉर दी वेरी शॉर्ट टर्म। इक्विटी म्यूचुअल फंड की जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, दे आर मेंट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स में बना रहेगा, सो ही विल डेफिनेटली मेक अ गुड रिटर्न। कितना टाइम होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म? मतलब डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सर्कमस्टांसेस, मार्केट अकॉर्डिंग। तो आज की डेट में हम कह रहे हैं 3 से 5 साल कैन बी अ गुड टाइम टू गेटिंग अ गुड रिटर्न इन म्यूचुअल फंड। तो हम जिन लोगों से बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके जैसे, वो आमतौर पे कोई हमको ये नहीं बताते रिटर्न कितना आएगा जी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि आप भारत के शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो ऑन एवरेज 5 साल में आपका पैसा दुगना हो जाना चाहिए। तो क्या आज के इस लेवल पर भी, इस तरह के बाजार में भी जो लोग पैसे लगा रहे हैं या जिन्होंने पिछले साल लगा रखे हैं, क्या वो भी एक्सपेक्ट करें कि अगर वो 5 साल देंगे तो पैसा दुगना करके ही निकलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम म्यूचुअल फंड की भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन देते हैं। क्या रिटर्न है? दैट इज अ जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। ओके, हाँ, अगर कंट्री 7% से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन 3% है तो अब 10% का रिटर्न प्लस 1.5% फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी, तो 11-12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 11% का रिटर्न अगर आता है तो 6 से 7 साल में पैसे डबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 7 साल में बिल्कुल। तो 5 की जगह 7 कर लें। बिल्कुल। लेकिन ठुकराल साहब 8-9% तो डेट फंड में मिल जाता है, फिर इक्विटी का रिस्क क्यों लें? जो नॉमिनल एक्सपेक्टेशन, नॉमिनल ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, वो जीडीपी और इन्फ्लेशन का नंबर होता है। बट आपने सही बोला कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोगों को शायद 8-9% समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। और अगर हम पिछले सालों का रिटर्न देखें, 40 साल का मैं हमेशा बताता हूँ, आपसे बात करता हूँ कि जो 100 का इंडेक्स था वो तो 37,000 हो ही गया है। तो इस दौरान में तो बहुत सारा इकोनॉमी में प्रॉब्लम था, 91 में प्रॉब्लम था, उसके बाद इकोनॉमी कितना ऊपर नीचे हुआ, बीच में कुछ फ्रॉड हुए, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, उन सब के बावजूद भी जो आपका 10,000 रुपया था वो आज 37 लाख हो गया है। मतलब 100 का इंडेक्स अगर 37,000 है, विच इज 17% रिटर्न। 40 सालों में 17% का रिटर्न आया है। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट तो ऑब्वियसली इतना नहीं था। तो बेसिकली मानना यह है कि अगर आप थोड़े लकी हैं और आप कुछ अच्छे फंड्स में, अच्छे स्टॉक्स में रहे तो आपका रिटर्न इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो बड़े स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन इस समय ये जो टिपिकल सवाल सबके आते हैं सभरवाल साहब, वो ये हैं कि अब जब स्मॉल कैप मिड कैप नीचे आ गए हैं, लार्ज कैप अभी भी अच्छा कर रहे हैं, आज की तारीख में अपना पोर्टफोलियो अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप का एनएवी ज़्यादा नहीं घटा है, वो शायद बेहतर है। अब अगर मुझे और निवेश करना है या जो मेरी एसआईपीज़ चल रही हैं उनको और बढ़ाना है या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेना है, तो मैं कहाँ पर ध्यान रखूँ? लार्ज कैप में, बड़े शेयरों के फंड्स में, ब्लू चिप स्कीम में,
या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में जो काफ़ी गिर गए तो बहुत सस्ते हैं, शायद लेने के लिए ज़्यादा अच्छा है? एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर यही गलती करता है, जब वो उसका स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन का क्राइटेरिया रिटर्न हो जाता है कि मुझे किस फंड ने पिछले साल में रिटर्न ज़्यादा दिया, जब कौन सा सेक्टर ज़्यादा गिरा हुआ है। हमें म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं, देन वी हैव टू लुक इनटू आवर ओन रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, हमारा बिहेवियर को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं, लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंसी देता है, लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न देता है। स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी, आपके सिग्निफिकेंटली वॉलेटिलिटी रहता है, डेफिनेटली ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा रिटर्न डिलीवर करने का उसमें पोटेंशियल है। अगर हमारा बिहेवियर है कि अगर मेरा फंड की NAV 20% या 25% गिरता है तो मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, देन वी शुड नॉट टेक एक्सपोजर इन स्मॉल कैप फंड। रिटर्न शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। जब हम फंड की सिलेक्शन करते हैं, हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए किसी अच्छे एडवाइज़र से अपना दिल खोलिए उसके साथ, तो वो आपके रिस्क को असर्टन करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने सपोज मकान लेना हो, आपके पास दो ऑप्शन हो, एक आपको मकान मिल रहा है 20वें फ्लोर माले पे मकान मिल रहा है, जहाँ पे ठंडी हवाएं आएंगी, आपको सारा सामने आपके घर के झील है, दूर तक आप देख सकते हैं, और दूसरा आपको ग्राउंड फ्लोर का मकान मिल रहा है, तो आप कौन सा लेंगे? नॉर्मल लोग कहते हैं जी हम तो 20वें फ्लोर का लेंगे। मैं कहता अगर बाई चांस कल को भूचाल आ जाता है तो आप कौन सा लेंगे? कहते नहीं फिर हम ग्राउंड फ्लोर का लेंगे। जो ग्राउंड फ्लोर का जो रिस्क, वो डेट के इन्वेस्टर हैं, जिनको लगता है भी अगर मार्केट में भूचाल आ गया तो हम भागना चाहते हैं, सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं, उन इन्वेस्टर के लिए डेट फंड बने हैं। जो नज़ारे लेना चाहता है तो 20वें फ्लोर पे लेके, और जिसे भूचाल का नहीं है उसके लिए इक्विटी बना है। तो अगर हम अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे लगाए हैं तो लॉस देखने के लिए तैयार रहिए अगर आपको कन्विक्शन है, और अगर आप वक्त देंगे, जैसे आज भी अगर किसी ने 2017 के आखिर में या 2018 में निवेश किया तो उनको शायद नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसने 2013 या 14 या 15 में निवेश किया था उनको अब भी काफ़ी शानदार रिटर्न मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक करेक्शन है, इसके बाद बाजार फिर ऊपर जाएगा, और हर करेक्शन के बाद बाजार ऊपर जाता है, ये तो हम आमतौर पर जानते ही हैं। अच्छा, इस समय जो दूसरे टिपिकली लोग पूछते हैं कि क्या SIP और बढ़ा दें चूँकि बाजार नीचे है, अगर वो करना हो तो क्या लार्ज कैप और मिड कैप में फिर वो नया पैसा डालें? जी। या किस किस सेगमेंट में किस तरह की स्कीम इस समय के हालात को देखते हुए आप चुनेंगे? हाँ देखिए, हम पंजाब में हैं, पंजाब में हम ये बोलते हैं कि सुख वेले शुक्राना, हाँ, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। एंड SIP उसी तरह सिमरन की तरह है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन आपने SIP लगाते रहना है कंटिन्यूसली। हाँ, अगर आपके पास आपकी इनकम बढ़ती है, सिप कहाँ से लगाएंगे? अगर आपका इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली वी शुड इंक्रीज अवर SIP। हाँ, अगर मार्केट डाउन है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सिप मैं नहीं बढ़ा सकता। सिप के लिए एक ही है कि उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल के लिए SIP की लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम सिप लगा रहे हैं देन वी हैव टू गिव अ टाइम, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर वो हमारा कमिटमेंट है SIP के लिए तो SIP कैन चेंज योर फॉर्चून। और ये छोटे से छोटे निवेशक के लिए बना है, चाहे वो 100 रुपये की सिप करे, चाहे वो 1 लाख की सिप करे, डिपेंडिंग अपॉन हिज, तो उसका पैसा इसमें बनना ही है। बट उसके लिए कमिटमेंट एक ही है, सिर्फ लॉन्ग टर्म। अगर वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने में आपकी क्षमता है तो SIP आपके सारे सपनों को साकार कर सकती है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और सबसे अच्छी बात SIP में ये होती है, जिस दिन बाजार ज़ोर से गिरता है या जिस समय बहुत नीचे होता है, अगर आपकी SIP की डेट उस समय है तो आपका पैसा लग जाता है। आपको खुद से फैसला लेना हो तो मुझे नहीं लगता कि 99.99% हम कह सकते हैं लोग उस समय दिल कड़ा करके फैसला ले सकते हैं। जब मार्केट बॉटम पे है, बहुत गिर रहा है, उस दिन कोई पैसा लगाने नहीं जाता। तो SIP में ये अच्छी बात होती है कि उस लोएस्ट पॉइंट पर भी आपके पैसे लगते हैं, और इस वजह से जो रिटर्न आता है वो उतना ही बेहतर आता है। और यहाँ के दर्शकों के सवालों के जवाब शुरू करने वाले हैं, उसके पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊँगा। हमारे साथ अरुण ठुकराल और मुनीश सब्रवाल साहब बने हुए हैं। ठुकराल साहब, इस समय जब बाजार गिर रहा है, एक अच्छी बात जो हमें दिखाई देती है जब भी हम इस तरह किसी शहर में आते हैं कि लोग चिंतित हैं कि थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन अभी भी सबको भरोसा है कि जो ग्रोथ की स्टोरी है, शेयर बाज़ार की स्टोरी है, वो बनी हुई है। लेकिन अब पैसा कहाँ लगाएं, किस तरह के शेयरों में लगाएं? आप इस समय क्या राय दे रहे हैं? जहाँ पहले पैसा बना, क्या वहीं बनेगा या नई स्टोरीज ढूंढें? क्या थीम है आपकी नज़र में? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो थीम है वो कंजम्पशन है, और कंजम्पशन अभी इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से
अगर आप देखें तो रूरल साइड में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, और अभी जैसे बजट में भी कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ पैसा आएगा। और अर्बन कंजम्पशन में भी अभी देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो ये तो रूरल में काम आएगा। अर्बन कंजम्पशन में भी मिडिल क्लास को जैसे अभी फ़ायदा हुआ है ये रिटर्न का, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कंजम्पशन बढ़ेगा। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अभी भी सिर्फ 30% लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है, अभी भी सिर्फ 11% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है, अभी भी सिर्फ 3% लोगों के पास एसी है। और अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा। तो ये कंजम्पशन को एज ए थीम पकड़ के उसमें डालिए। उसके बाद आईटी में, अभी ग्लोबल आईटी में ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, वहाँ पे हमारी आईटी कंपनीज अच्छी कर रही हैं। फार्मा कंपनी में पहले जो प्राइसिंग इश्यूज थे, जो एफडीए इश्यूज थे, वो कम हो रहे हैं। टेक्सटाइल में हमें फ़ायदा हो सकता है, और लुधियाना तो टेक्सटाइल के लिए माना जाता है, क्योंकि अगर ये यूएस चाइना का ट्रेड वार चलता है और अगर वहाँ से एक्सपोर्ट बंद होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को होगा। और हमारे यहाँ लेबर चीप है और इंग्लिश स्पीकिंग फोर्स है, तो ये फ़ायदा होगा, केमिकल को फ़ायदा होगा। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो हमें अभी अच्छे लग रहे हैं। तो वही बात अगर मैं फंड्स के हिसाब से पूछूं, इस समय आप कौन से फंड, कौन सी स्कीम खास तौर पे रेकमेंड करेंगे? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, हम जिस एज में रह रहे हैं हम उसको वुका एज बोलते हैं। वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगिटी, इस चारों रीज़न के कारण आम निवेशक के लिए डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करना हाँ बड़ा मुश्किल है। उसको स्टॉक को सिलेक्ट करना, उसके लिए अगर उसके पास समय और नॉलेज, दो चीज़ें हैं, तो ठीक है, वो डायरेक्टली स्टॉक में एक्सपोजर ले सकता है। बट मोस्टली इन्वेस्टर के पास एक चीज़ कम से कम मिसिंग रहती है, जहाँ उसके पास नॉलेज होती है तो उसके पास टाइम नहीं होता, टाइम है तो उसके पास नॉलेज नहीं है, और तीसरा पैसे भी। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए म्यूचुअल फंड्स आपके पास है। म्यूचुअल फंड को आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास 2 दिन का पैसा है तो लिक्विड फंड आपके लिए ठीक हो सकते हैं। अगर आप 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं पैसा, इक्विटी फंड ठीक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई थीम चल रहा है तो आप म्यूचुअल फंड की थीम ओरिएंटेड फंड्स हैं, सेक्टर फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आप डायरेक्टली स्टॉक में एंटर करना, दैट इज अ वेरी रिस्की। वो सारे ऑप्शन ठीक है। इस तरह के दौर में अगर आपका नज़रिया ये है कि ये साल इस तरह वॉलेटाइल रहने वाला है, तो एक या 2 स्कीम अगर आपको चुननी हो, किस तरह की चुने? क्या फिर बैलेंस फंड ले लें, क्या कोई डायनामिक फंड ले लें? देखिए, जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है तो आपको उन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो स्पेसिफिकली ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है मिड एंड स्मॉल कैप, तो वो गिरेंगे भी ज़्यादा और मार्केट में जब अप ट्रेंड आएगा तो बढ़ेंगे भी ज़्यादा। और थीमेटिक फंड में अगर आपको लगता है कंजम्पशन स्टोरी चलने वाली है तो एफएमसीजी फंड्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है फार्मा स्टोरी चलने वाली है देन दी फार्मा सेक्टर फंड्स हैं। आपको लगता है कमोडिटी चलने वाली है तो कमोडिटी फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। तो बट उसके लिए आपको सही एडवाइजर की जरूरत है। आप अपने लिए सेक्टर फंड में बिना एडवाइजर के कभी निवेश नहीं करना चाहिए। सेक्टर फंड भी और मिड कैप स्मॉल कैप फंड में भी। मैं कहता हूँ ब्रॉड ओवरऑल अगर आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना है बिना एडवाइजर के आपको एंटर नहीं करना चाहिए। इवन आपने डेट फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करना है तो। अच्छा, हम जो ये बात कर रहे हैं कि अभी पैसा कहाँ लगना चाहिए, ठुकराल साहब इस समय एक टिपिकल पोर्टफोलियो अगर आपको डिज़ाइन करना हो, अब हालांकि सबरवाल साहब कह रहे हैं कि आप अपने एडवाइज़र के पास जाइए, लेकिन लोगों को आपके जैसे एक्सपर्ट से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि आज आप एक पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करेंगे? कितना पैसा लार्ज कैप फंड, कितना मिड कैप में, कितना डेट में, कितना डायरेक्ट इक्विटी में, कैसे डालें? देखिए, वो जो मैं अभी आपको पोर्टफोलियो के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो वो स्पेसिफिक सबके लिए नहीं हो सकता है। सबसे पहला तो है कि आप जिसका पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आपकी एज 40 है आप उसको 100 से माइनस कर दीजिए और 60% जो है इक्विटी में लगा दीजिए। मैं ऐसा फार्मूला नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो 40 ईयर वाला या 30 ईयर वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर उसके ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर, अगर उसके डिपेंडेंट पेरेंट है या उसको 3 बहनों की शादी करनी है तो वो नहीं लगा सकता ज़्यादा पैसा। या फिर एक 60 साल का आदमी जिसने सारा कुछ अपना सेट कर लिया है वो पूरा पैसा लगा सकता है इक्विटी में, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा। बट टिपिकली जो हम बोलते हैं एलोकेशन करना है, हम बोलते हैं कि 5 से 10% आप गोल्ड में लगाइए। और गोल्ड में भी आजकल फिजिकल गोल्ड मत लगाइए, आजकल तो गोल्ड ETF है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड आ गया है जिसमें आपको 2.5% के करीब आपको ब्याज भी मिलता है। उसके बाद आप अगर डेट में थोड़ा सा लगाना चाहिए, थोड़ा लिक्विड फंड आपको रखना है इमरजेंसी में, तो म्यूचुअल फंड में जाइए, किसी लिक्विड फंड में पैसा रखिए। 6 से 12 महीने का आप किसी सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए। बाकी आपको लार्ज कैप में लगाना है और 20 से 30% कम से कम आप मिड या स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। अगर आपके पास समय है 10 साल का, आपका जो गोल है आप अपने गोल से लिंक कर दीजिए। और 10 साल के बाद अगर आपके अपने बच्चे को आपने बाहर भेजना है तो आप वो मिड और स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं।
तो इस तरह से ये मोटा मोटा आपको पोर्टफोलियो डिसाइड करना है, बट ये सिर्फ एक जेनरिक एडवाइस है, ये एक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है। वो स्पेसिफिक एडवाइस स्पेसिफिक पर्सन को ही दी जा सकती है। तो यानी ये मेरा जो पैसा डेट फंड में लगा हुआ है, ये मैं जो अगले साल पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ उसमें यूज होगा। करेक्ट। ये मान के चलिए जो पैसा आपने 3 साल के हिसाब से लगा रखा है वो आप 3 साल के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी गोल है आपका उसके हिसाब से। और जो बच्चों का 10 साल के बाद भेजना है वो आपका लॉन्ग टर्म गेन है। और रिटायरमेंट के लिए जो है वो एकदम 10-12 साल अगर आपका रिटायरमेंट में टाइम है तो उसमें डाल दीजिए, लेकिन रिटायरमेंट से 2 साल पहले उसको आप लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म फंड में आप मूव कर दीजिए, क्योंकि अगर उस साल जिस साल आपको पैसा चाहिए और मार्केट क्रैश हो गई तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। और आप एक एडवाइजर को तो रख ही लीजिए ये सब करने के लिए। बिल्कुल। सब्बरवाल साहब, आप कैसे डिज़ाइन करेंगे एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं तो उसमें 2 जो बिहेवियर है इन्वेस्टर का, ग्रीड, फियर और बोर्डम, इन 3 चीज़ों के ध्यान में रखें हम इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो प्लान। बोर्डम भी? या बोर्डम भी, क्योंकि किसी ने एसआईपी लगाई हुई है, 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है, 2 साल बाद वो देखता है मैंने 24,000 रुपये दिया है, उसकी वैल्यू 24,000 रुपये 10 रुपये है। वो कहता है कैसे मेरा गोल प्लान अचीव होगा मेरा गोल। उसमें बोर्डम आ जाता है, कहता है नहीं इसमें इससे पैसा नहीं बनने वाला, उसको हम बोर्डम बोलते हैं। ग्रीड जब पिछले रिटर्न देता है फंड उसके, तो इसलिए इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। जैसा इन्वेस्टर का बिहेवियर है और उसके अलावा जैसे उन्होंने उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज़ है, बिहेवियर कैसे बनता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसके सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इन्वेस्टर का बिहेवियर बनाता है। हाँ, उसका लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उसकी एसेट्स कितनी हैं, वो इन्वेस्टर का बिहेवियर बनाता है। अगर हम उस इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझने में सक्सेसफुल हो गए क्रेडिट प्लान, तो हम उसके अकॉर्डिंगली डेट, इक्विटी और लिक्विड कितना पोर्टफोलियो में हो सकता है। बट आज की डेट में हाँ, अगर आपकी मेरा से आज हम हमारे पोर्टफोलियो में जो इक्विटी एलोकेशंस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस पे इंडियन इक्विटी मार्केट, जिस सर्कमस्टांसेस में इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ से हमें सिग्निफिकेंटली ग्रोथ दिखता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए अगर हमारा पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ ट्विस्ट होगा, अलाइंड होगा, तो देन प्रॉब्ली हम ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकेंगे इंडियन मार्केट ग्रोथ में। बिल्कुल। तो जब बाजार में गिरावट आ चुकी हो वहाँ पर इक्विटी में आपका एलोकेशन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए।